Hello friends, today we are going to discuss class 11 chemistry chapter number 3 NCERT exercise solution. So let's start. Question number 1 is, what is the basic theme of organization in the periodic table? What is the basic theme of organization in the periodic table? Solution: by 1865 the number of identified elements was 63, and with such a large number of elements it was very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually. To ease out this problem, scientists searched for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. Here comes the basic of periodic table. Various elements have now been divided into different groups on the basis of similarities in the chemical properties. This has made the study simpler, as now the properties of elements are studied in groups rather than individually. कहने का मतलब कि आखिर पीरियोडिक टेबल का बेसिक थीम क्या था, क्यों पीरियोडिक टेबल बनाया गया? तो जैसे कि लिखा गया है 1865 में लगभग 63 एलिमेंट्स का इन्वेंशन हो चुका था और बहुत सारे लार्ज नंबर में इन सारे एलिमेंट्स के बारे में व्यक्तिगत रूप से एक एक इंडिविजुअली रूप से पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उसके बहुत सारे कंपाउंड्स थे. तो साइंटिस्टों ने सोचा कि आखिर क्या करें ऐसा कि मतलब सारे एलिमेंट्स को एक जगह रख करके पढ़ा जाए. तो उसी समय साइंटिस्टों ने ऑर्गेनाइज किया कि उन लोग पीरियोडिक टेबल का निर्माण करेंगे जिसमें अलग अलग ग्रुप्स होगा, कुछ सिमिलैरिटीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे जो एलिमेंट्स को पढ़ने में इजी हो सकता है, जो सिंपल हो सकता है. उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ना कि एक व्यक्तिगत एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ो तो उसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट्स ही पढ़ना है, उसके सारे कंपाउंड पढ़ना. लेकिन अगर एक जगह रखेंगे तो सारे एलिमेंट्स को इजीली पढ़ा जा सकता है. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table and did he stick to it? क्वेश्चन ये है कि मेंडलीफ ने कौन सा प्रॉपर्टी को यूज किया था पीरियोडिक टेबल सजाने के लिए. Mendeleev arranged elements in a horizontal rows and vertical column of a table in order of their increasing atomic weight in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or group. He realized that some of the elements did not fit in with his scheme of classification in the order of atomic weights was strictly followed. So he did not stick to his criteria. He ignored the order of atomic weights, thinking that the atomic measurements might be incorrect and placed the elements with the similar properties together. देखिए मेन क्या हुआ था, सबसे पहले इंसान यही थे जिन्होंने ग्रुप्स और पीरियड में पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था. लेकिन इनका एक था फेलियर का मेन रीज़न, इन्होंने एटॉमिक वेट को प्रायोरिटी दिया. एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली इन्होंने एलिमेंट्स को सजाया था, जिसमें इन्होंने देखा भी, चाहे वो वर्टिकल कॉलम हो या ग्रुप हो, उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फिट नहीं बैठ रहा है. तो उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, हो सकता है वेट मेजरमेंट में गलती हो सकता है, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया और जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटीज़ दी और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सजाया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि आखिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. Mendeleev के accordingly the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses, but according to the modern periodic law the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. यही दोनों में फ़र्क था कि जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना तो उसने एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया था और जब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बना तो उसने एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था. यही सबसे बड़ा डिफरेंस था. चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई दैट द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स. अब कह रहा है कि क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंगली छठे पीरियड में कितने
एलिमेंट्स होने चाहिए, ये चीज़ आपको जस्टिफाई करना है। इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स टू बी फिल्ड एज 6s 4f 5d एंड 6p, सही है, यही चारों ऑर्बिटल फिल होंगे। द कंप्लीट फिलिंग ऑफ दिस ऑर्बिटल्स रिक्वायर, s के लिए 2 ऑर्बिटल्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, f के लिए 14, d के लिए 10 और p के लिए 6, टोटल 32 हो गया। मतलब अगर आप देखोगे s 1 ऑर्बिटल होगा, f जो है 7 ऑर्बिटल्स, d जो है 5 ऑर्बिटल और p जो है 3 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस तरह से टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसीलिए 6th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 32 एलिमेंट्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन टर्म ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट्स z इज इक्वल टू 114। अब 114 वाला जो एलिमेंट है उसको आप कहाँ पे रखोगे पीरियोडिक टेबल में, बता सकते हो कोई भी? देखो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो आप इजीली जो है बता सकते हो। देखो Rn 5f14 6d10 7s2 7p2, तो सबसे पहले ये 7th पीरियड का p ब्लॉक में जो 14th ग्रुप है, p2 वाला जो ग्रुप है ns2 np2 उसमें जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 7th पीरियड हो गया, p ब्लॉक हो गया और ग्रुप नंबर बोलोगे तो 10 + 4 = 14th ग्रुप। ये था हमारा 5th का आंसर। अब चलिए हम लोग 6th की तरफ चल दें। 6th क्वेश्चन है, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड द 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 3rd पीरियड और 17th ग्रुप, 3rd पीरियड और 17th ग्रुप में कौन सा होगा, याद है आप लोगों को? क्लोरीन। देखिए 17th ग्रुप का 1st पीरियड में तो कोई एलिमेंट नहीं है, 2nd पीरियड में फ्लोरीन है, 3rd पीरियड में क्लोरीन, राइट, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। इट बिलोंग्स टू द 3rd पीरियड, सो द आउटर सेल इज n = 3, electronic configuration Ne3s2 3p5, therefore its atomic number is 17। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which elements do you think would have been named by Lawrence Berkeley laboratory, और दूसरा है Seaborg group। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि किस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ये जो लेबोरेटरी, विच एलिमेंट्स डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी और सीबर्ग ग्रुप। तो सबसे पहले लॉरेंस के नाम से ही लॉरेंसियम हम लोग को याद आता है, याद हो गया। लॉरेंसियम कहाँ पे आया पता है आप लोगों को? जो 4f ग्रुप चालू होता है ना, लेंथेनम सीरीज जिसको हम कहते हैं, लेंथेनम से लेकर के लॉरेंसियम तक, राइट। तो यही है वो लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी के नाम पर इसका नाम हुआ है। और दूसरा है सीबोर्गियम 106, शायद आप लोगों को याद होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप समझे तो, और आंसर बहुत ही शॉर्टकट है। इसका मेन रीज़न है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का, बस मेन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। देखिएगा आप उस पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो NS1 होगा, राइट। सो इन द ग्रुप द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन सेम और नियरली द सेम ड्यू टू सेम वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। बहुत ही नाइस क्वेश्चन है। Atomic radius, it is the distance between the center of the nucleus and outermost cell where electrons are present. And ionic radius, it is the distance between the nucleus and outermost cell of an anion. बहुत ही गहराई से सोचने की चीज़ है ये कि अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये जो है सेंटर से लेकर के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, मतलब न्यूक्लियस से लेकर के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कहाँ तक है, ये हमें एटॉमिक रेडियस की जानकारी देते हैं। और आयनिक रेडियस हमें जानकारी देता है न्यूक्लियस से लेकर के जो आयन है उसके डिस्टेंस के बारे में। तो यही दोनों में अगर कोई डिफरेंस भी पूछे तो आप बता सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हम, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड एंड इन ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया इन अ पीरियड। As we move from left to right across a period, there is a regular decrease in atomic radii of representative elements. This can be explained on the basis of effective nuclear charge
which increases gradually in a period, that is electron cloud is attracted more strongly towards the nucleus. As the effective nuclear charge becomes more and more along the period, the increased force of the attraction brings contraction inside. सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि जैसे अगर मान लीजिए सेकेंड पीरियड में हम, तो सेकेंड पीरियड में जब एक इलेक्ट्रॉन था तो न्यूक्लियस इजीली उसको होल्ड किया हुआ था. जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो टाइट करेगा क्योंकि उसको 2 के ऊपर फोर्स करना. 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो और ज़्यादा फोर्स करेगा. इस तरह से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब उतने ज़्यादा प्रोटॉन्स भी होंगे, वही मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो ये जो क्वेश्चन है, अब खुद सोचिए कि एटॉमिक रेडियाई क्यों पीरियड में घटता है. इसका मेन रीज़न यही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, और न्यूक्लियस जब अपनी तरफ खींचेगा तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब उसका सिकुड़ जाएगा, साइज जो है और छोटा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांगली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स मोर एंड मोर अलोंग द पीरियड. ये जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो साइज को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, जिस कारण से उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है. चलिए हम लोग अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई in a group increases as the atomic number increases. The increased size is due to the extra energy cell which outweighs the effects of increased nuclear charge. अब आप खुद सोच सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा तो भाई डेफिनेटली है एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा. एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कमज़ोर होगा. समझ रहे हैं आप. चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. What do you understand by isoelectronic species? Name a species that will be isoelectronic with each of the following atoms or ion: fluoride ion, argon, Mg2+, Rb2+. Isoelectronic species का मतलब होता है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. सेम नंबर मतलब चाहे वो कैटायन, एनायन या फिर न्यूट्रल हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के पास सेम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे. यहाँ पे देख लीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F- के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन 3+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन 2- के पास 10 इलेक्ट्रॉन, नियन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन. तो ये सब के सब क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ फ्लोराइड माइनस आयन. समझ में आ गया. आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है. इसके कुछ स्पेसीज आप बता दीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज विथ आर्गन. देखो, फास्फोरस 3-, सल्फर 2-, क्लोरीन-, क्लोराइड आयन जिसको बोलते हैं हम लोग, पोटाशियम प्लस, Ca2+. ये सब के सब क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज विथ आर्गन. मैग्नीशियम 2+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन. जैसे मैंने ऊपर में बताया है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको बताना है जिस एलिमेंट्स के पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा मैग्नीशियम 2+ के साथ. रुबीडियम प्लस के पास 36 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ ऐसे स्पीसीज बताना है जैसे ब्रोमाइड माइनस, क्रिप्टन, स्ट्रॉन्शियम 2+, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप बता सकते हैं जिनके पास 36 इलेक्ट्रॉन है. तो सीधा सीधे आपको कंसेप्ट क्या समझना है, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वैसे स्पीसीज को क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12. अब यहाँ पर आपको कुछ स्पीसीज दे दिया है और पूछ रहा है इन सब में कॉमन क्या है. और दूसरा क्वेश्चन है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस. सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हैं, N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+, NAl3+, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गए, सबके सब जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए. क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. क्यों, क्योंकि इन सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन. दूसरा है इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई के ऊपर. अब कैसे होगा देख लीजिए, Z/E डिक्रीजेस, साइज इंक्रीज, सो ऑर्डर शुड बी क्या होगा, N3- इज ग्रेटर देन O2-, F- इज ग्रेटर देन Na+, Na+ इज ग्रेटर देन Mg2+, एल्युमिनियम. सीधा सीधे आप याद रखिए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो एटॉमिक रेडियस घटता है, तो जितना जो पीछे रहेगा उसका साइज उतना बड़ा होगा. तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है, उसके बाद सोडियम प्लस, या जो भी आता है, मतलब जो जितना पीछे रहेगा एटॉमिक साइज उतना
बड़ा होगा। तो ये था इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम्स। सबको पता है कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। द साइज ऑफ एन एनायन वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and a decrease in effective nuclear charge। होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लो किसी भी न्यूट्रल एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एटॉमिक साइज तो घटेगा ना, तो घटेगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और अगर किसी भी एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है, क्योंकि आप जितना था उससे और एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज का मतलब ही हो गया इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको ये डिफाइन भी बताया था कि अगर आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी के बारे में कोई पूछे तो आप इजीली आप क्या देते थे जवाब, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब देखिए कोई भी एलिमेंट से आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको गैसियस एटम में उसको ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोई एलिमेंट्स को गैसियस एलिमेंट्स में ले जाएंगे, गैसियस स्टेट में ले जाएंगे, तभी आप वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, isolated gaseous atom is required for the comparison purpose. Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom in the gaseous state of an element so that it is to convert it into the gaseous monovalent positive ion. Electron gain enthalpy is the energy change accompanying the process of adding an electron to the gaseous isolated atom to convert into a negative ion, that is a monovalent ion। वही चीज़ मैंने आपको समझाया कि जिसके अंदर हम इजीली जो है इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गैसियस एटम में ले जाना पड़ता है, तब जाकर के वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव किया जा सकता है। बोथ द अबव मेंशन्ड प्रोसेस आर कैरिड ऑन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम which in turn is obtained from either the excitation of a ground state atom in the case of element as a monoatomic or atomizations of polyatomic elements. The force with which the electron is attracted by the nucleus is appreciably affected by the presence of the other atoms in their neighborhood. Since the gaseous state the atoms are widely separated, therefore these interatomic forces are minimum and the term ground state means the atom must be present in the most stable state. अब इस दोनों में आपको मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया कि वो उस स्टेट में स्टेबल है, जो भी उसका ग्राउंड स्टेट है न्यूट्रल एटम हो आप वो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही इसको आप गैसियस स्टेट में ले जाते हो तो इनके अगल बगल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो गैसियस स्टेट में दूर चले जाते हैं, इनका इंटर एटॉमिक फोर्स जो है मिनिमम हो जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में या रिमूव करने में ईजी हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 × 10⁻18 जूल। Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per mole। मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला भी इसमें आपको लगाना पड़ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे एनर्जी आपको ई की वैल्यू दी हुई है, जो जो दिया है क्वेश्चन में लिख दीजिए। E1 = -2.18 × 10⁻18 जूल। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी करना है एटॉमिक हाइड्रोजन इन द टर्म्स ऑफ जूल पर मोल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, E∞ - En, राइट। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी पर मोल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज E∞ - E1 × एवोगैड्रो नंबर। तो E∞ जो है वो 0 है
और यहाँ पर E1 की वैल्यू हमें पता है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल, और एवोगैड्रो नंबर भी सबको पता है 6.023 इंटू 10⁻23। सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.313 इंटू 10⁻6 जूल पर मोल इसका आंसर आएगा। समझ में आया? चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अमॉन्ग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयोनाइजेशन enthalpies are in the order of lithium is less than boron, is less than beryllium, is less than carbon, is less than oxygen, is less than nitrogen, is less than fluorine, is less than neon. Explain why. Beryllium has higher delta H than B, मतलब बोरॉन। ऑक्सीजन हैज लोअर डेल्टा H than नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये डेल्टा H क्या है, सबसे पहले आप ये समझ रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आखिर किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम। S इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर देन P इलेक्ट्रॉन। S और P की अगर आप कंपेयर करें तो P इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और S इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, इस दोनों में S इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन इज एन S electron, where the electron removed during ionization of boron as a P electron. The penetration of 2s electron to the nucleus is more than that of 2p electron. Hence, the 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by the inner core of electron than the 2s electron of beryllium. Therefore, it is easier to remove the 2p electron from boron as compared to the removal of a 2s electron from the beryllium. Thus, boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium. सीधा सीधे आपको समझ जाना है। ये देखो 2s बेरिलियम और बोरन की बात करो तो उसका हो जाएगा 2s2 और एक का होगा 2p1। तो 2p1 में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। क्यों? क्योंकि s से थोड़ा दूर पे है p। s जो है न्यूक्लियस के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ है, नज़दीक में है, और s के साथ मतलब एक ज़्यादा फोर्स है। p के पास एक तो ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2s2 की बात करें तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। इसीलिए अगर कंपेयर करते हो बेरिलियम और बोरन का, तो बोरन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है बेरिलियम से कम है। दूसरा आ जाइए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p3 और ऑक्सीजन का 2p4। तो नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड आर एक्स्ट्रा स्टेबल, और इसमें 2p4 है। उसी तरह से ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन नाइट्रोजन जो 2p3 है, क्योंकि हाफ फील्ड है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। तो ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन बिकॉज it has extra stable electronic configuration where oxygen does not. Oxygen has lower ionization energy than fluorine because oxygen has larger size than fluorine. यही सारा रीज़न था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium. सब जानता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1 निकालोगे तो 2p6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन जब 2p6 पे पहुंच जाएगा, नियन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे पहुंच जाएगा, तब तो भाई नियन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो फुल फिल्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। तो डेफिनेटली इट इज, यू कैन सी हियर सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, sodium plus 1s2 2s2 2p6, magnesium 1s2 2s2 2p6 3s2, magnesium plus 1s2 2s2 2p6 3s1, magnesium 2 plus 1s2 2s2 2p6. The first ionization enthalpy of sodium is lesser than that of magnesium. ये सब लोग जानते हैं। क्यों लेसर होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। The first ionization enthalpy of sodium is lesser than magnesium because magnesium has an extra stable configuration and smaller size, so a large amount of energy would be required to remove an electron from the 3s orbital which has a pair of electrons. And the second ionization enthalpy of sodium is more than that of magnesium because sodium plus has an extra stable configuration whereas magnesium plus does not have an extra stable configuration. सीधा सीधी समझ जाओ, पहला इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकालोगे तो सोडियम से ज़्यादा मतलब मैग्नीशियम में लगेगा। क्यों लगेगा?
मैग्नीशियम के पास 3s2 कन्फिग्रेशन है, s के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है और s जो है मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, इधर भी अगर मान लो सब, अब क्वेश्चन होता है कि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन यहाँ पर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नियन का कन्फिग्रेशन गेन करेगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए डेफिनेटली है ना कि अगर 2p6 है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। तो जिस कारण से फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है मैग्नीशियम का ग्रेटर है और सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी सोडियम का ग्रेटर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द वेरियस फैक्ट और फैक्टर्स ड्यू टू विच द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड्स टू डिक्रीज डाउन अ ग्रुप? We have to consider 2 factors. The first one is the attraction of electron towards the nucleus and the second one is the repulsion of electrons from each other. The effective nuclear charge experienced by the valence electron in an atom which will be less than the actual charge of the nucleus because of the shielding or screening effect of the valence electron from the nucleus by the intervening core electrons. As we descend the group, the outermost electrons being increasingly farther from the nucleus, there is an increased shielding of the nuclear charge by the electron in the inner levels. The increased in shielding outweighs the increasing nuclear charge and the removal of the electron, outermost electron required less energy down the group. अब सीधा सीधी एक बात समझ जाओ, एक होता है न्यूक्लियर इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तुमको सीखना क्या है कि आखिर जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, ग्रुप 1 में मान लो पहले फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 7th पीरियड तक जाते हैं, तो 7th पीरियड में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। क्यों कम लगता है? शील्डिंग इफेक्ट। क्यों शील्डिंग इफेक्ट? बहुत सारे पीरियड, बहुत सारे जो है क्वांटम नंबर्स है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल जो 7th ग्रुप तक न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन है वो बहुत ही वीक हो जाता है। अब 7th पीरियड में, 7th ऑर्बिट में और न्यूक्लियस, इस बीच में जो ये 6 पीरियड्स है, तो इन ये जो है शील्डिंग इफेक्ट का काम करते हैं, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले तो शील्डिंग इफेक्ट है तुम्हारा, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा तो अब तुम खुद सोच सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कितना रह जाएगा न्यूक्लियस के साथ? बहुत कम रहेगा, जिस कारण से वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में इजी होगा। अट्रैक्शन पहला रहता है और दूसरा जो है रिपल्शन रहता है कि अगर जितने भी पीरियड हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ना, तो जिस कारण से क्या होगा, रिपेल करेंगे तो उनको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू इन किलोजूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर। अब देखो ये सब के सब जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किलोजूल पर मोल, बोरन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो 801 किलोजूल पर मोल, अल्युमिनियम में से 577, गैलियम में से 579, इंडियम में से 558 और थैलियम में से 589। अब यहाँ पर तुमको बताना है कि भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो घट रहा है, लेकिन फिर थैलियम में बढ़ कैसे गया, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ। अल्युमिनियम का आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोरन से कम है क्योंकि अल्युमिनियम का साइज बड़ा है। गैलियम हैज स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन अल्युमिनियम ड्यू टू द इफेक्टिव और इनइफेक्टिव शील्डिंग बाय द 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अल्युमिनियम तक तो 3d इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, लेकिन गैलियम में 3d इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसका क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगा। तो गैलियम में 3d आ गया, अल्युमिनियम तक 3d नहीं था, तो भाई डेफिनेटली उससे बड़ा अल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा ना इसका एक इलेक्ट्रॉन को अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल। देखो जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा मतलब उतना ज़्यादा किलोजूल पर मोल लगेगा। तो गैलियम के अंदर में 3d आ गया, इसीलिए अल्युमिनियम से ज़्यादा हो गया। अब वापस इंडियम में आ जाओ। इंडियम का कम इसलिए होता है कि गैलियम का जो साइज़ है वो बड़ा है और इंडियम का साइज़ जो है छोटा हो जाता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि उसके अंदर में 4f भी आ गया। अब खुद सोच लो यहाँ पर इंडियम में बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम
इंडियम हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन गैलियम ड्यू टू द लार्जर साइज। अब जितना बड़ा साइज होगा उसमें से कम न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन उतना कम होगा ना। अब जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब ये फोर्थ में चला गया तो भाई कम होगा। थैलियम का जो है फिर वापस इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे थैलियम में 4f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और गैलियम तक जो है 4d ही रहता है। उधर 3d है, इधर 4d है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन जब यहाँ पे 5d और 4f इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, जैसे ही कोई न्यू ऑर्बिटल्स का मतलब फॉर्मेशन होता है तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following pairs of the elements would have a more negative electron gain enthalpy? ऑक्सीजन या फ्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आपको पता है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy and oxygen due to the smaller size, higher nuclear charge and greater possibility of attaining the nearest stable novel gas configuration by gaining one electron। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब स्टेबल होगा, इसलिए फ्लोरीन का क्या होगा? ज़्यादा, राइट। फ्लोरीन का निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? ज़्यादा होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में बात करें तो क्लोरीन के पास ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। क्यों? फ्लोरीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम ग्रुप, लेकिन क्लोरीन का क्या होगा? अब फ्लोरीन का सही बात है भाई, 2p5 है, सेकेंड ही पीरियड में ना जोड़ोगे, क्वांटम नंबर तो उसका 2 ही होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा। लेकिन अगर बात करें क्लोरीन का तो उसके पास 3d वैकेंट है, राइट। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 3p5 होता है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। 3 जो है डेफिनेटली उसके पास स्पेस है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट? जस्टिफाई योर आंसर। भाई साहब आपको पता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि भाई उसको एक इलेक्ट्रॉन लेने से नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, दिस इज बिकॉज द एनर्जी हैज टू सप्लाई ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीजन 2 माइनस इन ऑर्डर टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स। अब सीधा सीधी समझो, एक ऑक्सीजन था न्यूट्रल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सही है भाई, उसमें से इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अब जो है दूसरा डालोगे तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि भाई उसको डालने के लिए उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसीलिए क्या होगा? ऑक्सीजन का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज ओवरकम ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। अब आ जाओ 22nd क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? What is the basic difference in the terms of electron gain enthalpy and electronegativity? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है and I am very happy to see this question। ये क्वेश्चन जिस बच्चे को आ गया, समझो बच्चा एकदम सॉलिड है, उसको पूरा केमिस्ट्री आ गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ इजी विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, वो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू एब्सोल्यूट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। तीसरा है इट्स पीरियड इज नॉट रेगुलर इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आप बोलोगे कि सब पीरियड और सब ग्रुप का अलग अलग होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे द पीरियोडिसिटी इज रेगुलर इन अ पीरियड बट नॉट सो रेगुलर। पीरियड में बोलोगे तो डेफिनेटली है 17th पीरियड जो है हाली इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, लेकिन ग्रुप में जो है नहीं कहा जा सकता। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। इट्स यूनिट आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या है इसके यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन अगर बात करोगे तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसका कोई नो यूनिट्स, इट्स मेजरली बाय अ नंबर। आपको पता है कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे एक्सप्रेस करते हो? कभी सोचो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटीमीटर है कि मीटर, नंबर से रिप्रेजेंट किया, इसका यूनिट नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका
How would you react to the statement that the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3.0 in all the nitrogen compound? The statement is not correct because electronegativity of an element varies with the state of hybridization and oxidation state of the element. सीधा सीधी याद रखना, ये सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वैरी करता है हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उस पर वैरी करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उस पर वैरी करेगा। Describe the theory association with the radius of an atom as it is. Gain an electron, loses an electron. The distance between the nucleus and the outermost shell of an ion is known as ionic radius. डेफिनेटली है ना भाई, न्यूक्लियस से लेकर के जो आयन की तरफ जो डिस्टेंस है उसको आयनिक रेडियस कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला, तो इस दोनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एनायन। सही है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनायन बढ़ेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। द रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन द एटॉमिक रेडियस of its parent atom because the addition of one or more electron would result in the increased repulsion among the electron and a decrease in effective nuclear charge which acts on more electron, so each electron is held less tightly, then thereby the electron cloud expand. सबको पता है भैया कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा, साइज बढ़ेगा, राइट? The removal of an electron from an atom result in the formation of a cation. A cation is smaller than its parent atom because it has a fewer electron while its nuclear charge remains the same, and since it is now acting on lesser number of electron and pulls them closer, the ion is smaller. अब खुद सोचो, जैसे मान लो जितना कैटायन होगा तो कैटायन में क्या होता है? कैटायन में होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर निकाल दिया, अब न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं घटेगा ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स तो नहीं घटेंगे, सारी खाली इलेक्ट्रॉन घट रहा है। अब खाली इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो क्या होगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो उसका जो है साइज जो है कंट्राडिक्ट होगा, एटॉमिक साइज पैरेंट एटम से छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी द सेम और डिफरेंट? जस्टिफाई योर आंसर। टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सही बात है भैया, भले तुम्हारा मास नंबर डिफरेंट हो, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अब तुम दिमाग लगाओ कि आइसोटोप जो है डिपेंड किस पे कर रहा है भाई? आइसोटोप डिपेंड कर रहा है न्यूट्रॉन्स पे, राइट? अब जैसे क्लोरीन का 1735, क्लोरीन का 1737, इस सब का जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या है? सब लोगों को पता है क्या है डिफरेंस? पता है या नहीं पता? देख लो। They are usually solid at room temperature. Mercury is an exception. They have high melting point, boiling point. They are good conductors of heat and electricity. They are malleable and ductile. They have 1 to 3 electrons in their valence shell. They have low ionization energies. और non-metal का, they may be solid or gases at the room temperature. They have low melting point and boiling point. They are not good conductor of heat and electricity. They are neither malleable nor ductile. They have 4 to 7 electrons in their valence shell. They have high ionization energies. तो ये दोनों में डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस लिखना है तो और लिख सकते हैं आप लोग। दे, अगर मेटल की बात करें, दे हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर ब्रिटल एंड लस्ट्रस, दे आर सोनरस। नॉन मेटल क्या होते हैं? दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स, दे आर हार्ड एंड लस्ट्रस, दे आर नॉन सोनरस। क्वेश्चन नंबर 27, यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल। 5 इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट सेल में हो, बता सकते हो? 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सब सेल। सब सेल याद रखना, सब सेल का मतलब हो गया ऑर्बिटल, s p d f जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। कौन से ऑर्बिटल में होता है बता सकते हो? देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है s में 2 होगा, p में 6 होगा। p में 6 होगा मतलब p वाले में होगा, और जिसमें p में 5 होगा और वो भी सेकेंड पीरियड का है तो कितने होंगे? फ्लोरीन होंगे, 2p5। 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसमें है? मैग्नीशियम में है। मैग्नीशियम 2+ होता है कि नहीं होता है? आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी किसमें है? ऑक्सीजन में होगा। ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, O2- होता है। आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन जो है, जिसमें ब्रोमीन लिक्विड है, बाकी जो है तुम्हारे गैसियस है।
और लास्ट में जाओगे सबसे नीचे आ जाओगे तो वो सॉलिड भी है, मतलब मेटल भी है, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट में क्वेश्चन नंबर 28। टोटल आई थिंक थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन हम लोग थोड़ा जो है मतलब टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमॉन्ग द ग्रुप 1 एलिमेंट्स lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, whereas that among group 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। अब देख लो तुम वहाँ पर रिएक्टिविटी जो है मतलब ग्रुप में बढ़ रहा है मेटल्स की तरफ, और नॉन मेटल में ग्रुप में घट रहा है। द ट्रेंड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम इज ऑब्जर्व्ड फॉर केमिकल रिएक्टिविटी बिकॉज upon descending the group the ionization energy of alkali metals decreases, that it is easy for other to lose an electron but their valence shell and attain the nearest stable noble gas configuration. The trend fluorine is greater than chlorine is greater than bromine is greater than iodine is observed for chemical reactivity in halogen because the standard reduction potential decreases as we descend the group. Fluorine being the most electronegative readily accept an electron to complete its octet and hence the trend. So this was the answer of 28. Now let's move toward the question number 29. Question number 29 है write the general electronic configuration of s, p, d and f block elements. जानते हो सब लोग ns1 np1 to 6, ns2 np1 to 6, ns2 np1 to 6, d का क्या हो जाएगा n-1 d1 to 10 ns2, f का क्या हो जाएगा n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। तो ये हो गए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए हुए हैं, आपको बताना है ये कौन सा एलिमेंट है। ns2 np4 अगर n की वैल्यू 3 हो मतलब 3s2 3p4, 3s2 3p4 किसका हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग? सल्फर। 3s2 3p4 16th इलेक्ट्रॉन किसका है? सल्फर का। दूसरा है n-1 d2 ns2 n बराबर 4 मतलब 3d2 4s2 3d2 4s2। स्कैंडियम के बाद क्या होता है? टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का हो जाएगा n-2 f7 n-1 d1 ns2 n बराबर 6 तो 4f7 5d1 6s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है? गैडोलिनियम का, राइट। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम लोग इजीली बता सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। ये आपके क्वेश्चन नंबर 31 है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फ्यूअर एलिमेंट्स आर गिवन। पहला इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कुछ दिए हुए हैं। इसमें से आपको पता करना है सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, द मेटल विच कैन फॉर्म द स्टेबल बाइनरी हैलाइड फ्रॉम द फॉर्मूला mx2 and the metal which can form a predominantly stable covalent halide of the formula mx। अब देख लो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बना करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। The element fifth has the highest first ionization enthalpy and the position electron gain enthalpy, hence it is least reactive। ये देख लेना आप, टेबल जो दिया हुआ उस टेबल से ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा है द एलिमेंट सेकेंड हैज द लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हेंस इट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। थर्ड, द एलिमेंट थर्ड हैज अ वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हेंस इट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड नॉन मेटल। फोर्थ, द एलिमेंट फोर्थ हैज द हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट दैट हाई, हेंस इट इज लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। क्या है वो? लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। एंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड ionization energies to the element 6 indicates that it can form a stable binary halides, and the last one, the element 1 has a very low value of the first ionization energy but very high second ionization energy, hence it will form a stable covalent halide of the formula mx। देखो बस खाली पीरियड में देख लेना है, आप इजीली बता सकते हो आंसर। उसमें जैसे टेबल दिया है ना, वो टेबल को देख करके आप बता सकते हो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। Predict the formula of the state of the binary compound that would be formed by the combination of the following pairs of the element। लिथियम और ऑक्सीजन का बनेगा तो क्या होगा फॉर्मूला? लिथियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, लिथियम की 1 तो Li2O। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन Mg3N2। एल्युमिनियम और आयोडीन, एल्युमिनियम का 3 होता है और आयोडीन का 1 होता है तो Al3। सिलिकॉन और ऑक्सीजन
हाँ सिलिकॉन का 4 भी होता है 2 भी होता है, तो अगर 4 होगा तो SiO2, फास्फोरस और फ्लोरीन, फास्फोरस का 5, फ्लोरीन का 1, PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, एलिमेंट 71 एंड फ्लोरीन। अब 71 पता है तुम लोगों को कौन सा है? लॉरेंशियम, तो LuF3। क्यों जी? लॉरेंशियम की जो है वो मतलब थर्ड पीरियड और थर्ड ग्रुप, और पीरियड का तो छोड़ दो, थर्ड ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी 3 है, फ्लोरीन का 1 है। तो ये था आंसर नंबर 32। अब आ जाइए 33। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, किस चीज़ का पीरियड जो है किस चीज़ का वैल्यू बताता है? तो पीरियड हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n की वैल्यू बताता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। ये चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो राइट है, वो है द डी ब्लॉक हैज 10 कॉलम बिकॉज द मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ डी सबसेल। बाकी जितने भी स्टेटमेंट है वो सबके सब रॉन्ग है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 35 जो हमारा, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल। इसमें से कौन सा है जो वैलेंस सेल को इफेक्ट नहीं करता है? न्यूक्लियर मास, देखो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इफेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स भी इफेक्ट, खाली न्यूक्लियर मास जो इफेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। द साइज ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज F माइनस नियन एंड सोडियम प्लस इज अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर चार्ज। प्रिंसिपल क्वांटम सबको पता है न्यूक्लियर चार्ज से वो अफेक्टेड होते हैं, राइट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ढूंढना है चारों में से। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर n वैल्यू इज ईजियर देन फॉर्म ऑर्बिटल हैविंग हायर n वैल्यू। ये गलत है भाई, सीधे सीधे इसमें पूछ रहा था। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, डी वाला जो है वो रॉन्ग है। 38 में आ जाइए। कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, करेक्ट ऑर्डर। मेटेलिक कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो पोटाशियम से मतलब पोटाशियम का सबसे ज़्यादा हो गया, मैग्नीशियम पोटाशियम से कम, मैग्नीशियम से कम अल्मोनियम, अल्मोनियम से कम बोरन। तो डी स्टेटमेंट जो है इसका राइट होगा। 39 पे आ जाइए। कंसीडरिंग द एलिमेंट बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है ना। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन का उससे कम, कार्बन का उससे कम, बोरन का उससे कम, सबसे कम सिलिकॉन का। तो सी ऑप्शन राइट है। अब आ जाइए लास्ट जो है हमारा 40। कंसीडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के टर्म्स में याद रखना बच्चों, वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव्स ज़्यादा मायने रखता है, राइट। तो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, ये हमारा बी ऑप्शन है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना अगर अच्छा लगे तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।